हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। शीतकालीन सत्र का चौथा दिन, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। विपक्ष कर रहा है लगातार नारेबाजी। राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर हंगामा। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी का सहारनपुर दौरा। विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मुरादाबाद दौरा। प्रतिज्ञा यात्रा से चुनावी हुंकार भरेंगी प्रियंका। कांग्रेस के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। ओमिक्रॉन से दहशत के बीच बढ़ी चिंता। रिकवर होने वालों से ज्यादा मिले कोरोना केस। 24 घंटे में 9,775 नए मामले आए सामने। 477 लोगों की हुई मौत। संसद सत्र के चौथे दिन भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार दिख रहे हैं। आपको बता दें, राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर गुरुवार को भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी रखा। निलंबित 12 सांसद कह चुके हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। वहीं विपक्ष के तमाम बड़े नेता भी फिलहाल माफी के खिलाफ ही नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन को लेकर गांधी प्रतिमा के पास हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार को घेरने के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खूब दौरे कर रही हैं। आपको बता दें, इस दौरान ममता बनर्जी कांग्रेस, एनसीपी, तमाम विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं से मिल रही है। इसी बीच मुंबई में एक बीजेपी नेता ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि बुधवार को पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने बैठकर राष्ट्रीय गान गाया, जिसके बाद से इसे लेकर विवाद जारी हो गया है। आपको बता दें, जिसके बाद बीजेपी नेता ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच राजनीति ने अब कोरोना वायरस महामारी पर टकराव का मामला सामने आया है। वहीं ताजा विवाद कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के उभरने के बाद सामने आया। दरअसल जहां केंद्र सरकार ने हाल ही में कुछ गाइडलाइंस जारी कर राज्य को कोरोना के रोकने के तरीके बताए थे, वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इन गाइडलाइंस से एक कदम आगे जाते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कुछ और नियम लागू कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें, इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को हाल ही में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए उसकी नई गाइडलाइंस केंद्र से अलग है, इसलिए उसे अपने नियमों को केंद्र की तर्ज पर पंक्तिबद्ध करना होगा ताकि पूरे देश में गाइडलाइंस को समान तरह से लागू किया जा सके। कोविड नियमों के उल्लंघन के आरोपी त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अन्य नेताओं को स्थानीय अदालत से जमानत मिल गई है। आपको बता दें, उन पर पिछले साल एक सभा के दौरान कोविड नियमों के उल्लंघन पर शिकायत दर्ज की गई थी। वहीं प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट आयान चौधरी की अदालत ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मानिक सरकार, पूर्व मंत्रियों बादल चौधरी और मानिक डे को जमानत दे दी गई थी। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान जवाद का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें, वहीं मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार सुबह तक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में चक्रवाती तूफान जवाद दस्तक दे चुका है। आपको बता दें, इस बीच मौसम विभाग ने 3 दिसंबर से उड़ीसा के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण उड़ीसा के जिलों में भी 3 दिसंबर को भारी बारिश हो सकती है। देश की राजधानी दिल्ली में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर बुधवार से ही दिखाई देने लगा। जहां बुधवार को पूरा दिन बादल छाए रहे, इसकी वजह से दिन के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही बुधवार इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। उत्तर हिमालय क्षेत्र में भी हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का दौर हो गया। उत्तरी हिमालय क्षेत्र में भी हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अब अगले 6 से 7 दिनों तक दिन के तापमान में सुधार होने की संभावना नहीं है। वहीं न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। साउथ दिल्ली की लेडी सिंघम डीसीपी बेनीता मैरी ज्वेकर ने रात एसीपी एसएचओ समेत
300 पुलिसकर्मियों की 4 बड़ी टीम के साथ संगम विहार थाने इलाके में बदमाशों की ओर से किए कारनामों और रिहायशी के कारण बहुचर्चित इलाके के हार्ड टू रिच और क्राइम टोन एरिया में फुट पेट्रोलिंग की। वहीं संगम विहार इलाके की छोटी छोटी गलियों, पार्क और उन सभी संदिग्ध जगहों के साथ हर गली और मोहल्ले में जाकर घर की जांच भी की। आपको बता दें कि फुट पेट्रोलिंग के दौरान कई संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। आज हमने संगम विहार के इलाके में एरिया डोमिनेशन फुट पेट्रोलिंग एक्सरसाइज प्लान किया है। एक सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस पहले जे कैंप तिगड़ी से शुरू किया, उसके बाद अंबेडकर नगर, दक्षिणपुरी इलाका और अब संगम विहार। तो रिपीटेडली हम ऐसे एरियाज चुन रहे हैं जो कि क्राइम प्रोन हैं, जहां काफ़ी सारे बैड कैरेक्टर्स एंड क्रिमिनल लोग रहते हैं। भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहां पर हमारी पीसीआर वैन या मोटरसाइकिल्स नहीं पहुंच सकती है। छोटी छोटी गलियां हैं, भीड़ वाले इलाके हैं, वहां पे हमने पूरी लिस्ट आइडेंटिफाई की है। यहाँ कहाँ कहाँ पर क्रिमिनल्स रहते हैं और कहाँ कहाँ पर पिछले 2-3 साल में बंद हुए अपराधी रहते हैं। खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां 24 परगना जिले में बुधवार को एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि इस धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 घायलों का इलाज हो रहा है। वहीं इस घटना पर बंगाल की राजनीति भी गर्मा गई है। साथ ही इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि विस्फोट ने साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल बारूद के ढेर पर बैठा था। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास ये मानने के पर्याप्त कारण है कि विस्फोटकों को डायमंड हार्बर और जिले के अन्य क्षेत्रों में गड़बड़ी पैदा करने के लिए जुटाया जा रहा है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। राज्य पुलिस इस तरह की बार बार होने वाली घटनाओं से आंखें मूंद लेती है और कोई उचित जांच नहीं होती है। आयकर विभाग ने जयपुर के एक सराफा समूह के यहां छापा मारकर 500 करोड़ रुपए की काली कमाई जब्त की। ये समूह गहनों और रंगीन नगों का निर्माण और निर्यात करता है। वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटीसी ने बुधवार को बताया कि 23 नवंबर को आयकर अधिकारियों ने करीब 50 ठिकानों पर छापा मारा और 4 करोड़ की नकदी और 9 करोड़ के गहने जब्त किए। साथ ही आपको बता दें, सीबीडीटीसी के मुताबिक अब तक की जांच में 500 करोड़ रुपए की काली कमाई का पता चला है। इसमें 72 करोड़ रुपए की अघोषित आय को समूह ने स्वीकार भी किया है। ये समूह नगों का कच्चा माल अफ्रीकी देशों से निर्यात करता है और उसे यहां तैयार किया जाता है। एआईसीसी सेक्रेटरी और बिहार कांग्रेस के प्रभारी बृजलाल खाबरी ने हर्पल टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जीत का दावा भी किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हमारी संवाददाता नुपुर सक्सेना ने खास बातचीत की बृजलाल खाबरी से। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बृजलाल खाबरी जी, जो एआईसीसी के सेक्रेटरी है और बिहार कांग्रेस के चुनावी प्रभारी है। बृजलाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हर्पल न्यूज़ पर। थैंक यू। बृजलाल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जब बिहार में चुनाव के बाद कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, उसके बाद कांग्रेस आला कमान ने आपको प्रभारी बनाया था, तो क्या आप जो अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसमें भी जो चुनावी रणनीति है, क्या उसमें भी आपकी अहम भूमिका रहने वाली है? देखिए, जहाँ तक 5 राज्यों के चुनाव का मामला है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव साथ में है और चुनाव को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा हम देख रहे हैं। और आगामी विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की हमारी पार्टी की रणनीति है, जिस तरीके से हमारे पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और उत्तर प्रदेश की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका जी जिस तरीके से मेहनत और स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में ये हम दिखा देंगे कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। बृजलाल जी, देखा जाए अगर बुंदेलखंड में आपकी काफ़ी अच्छी पकड़ है, खासकर अगर बात की जाए दलितों के बीच, और यूपी में अगर बात की जाए तो वहाँ पर 22% दलित मतदाता है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार बुंदेलखंड में कांग्रेस की मजबूत स्थिति रहेगी? जहाँ तक दलित मतदाता की बात है, बुंदेलखंड क्या पूरे उत्तर प्रदेश में दलित मतदाता की संख्या बहुत है और बुंदेलखंड में जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि जो किसी दूसरे पार्टी में शिफ्ट हुआ दलित वोट है,
वो बड़ी तादाद में कांग्रेस के साथ आने की तैयारी में है और हमारे साथ भरोसे के साथ कांग्रेस के साथ वोट करने की तैयारी में है, जिसके दम पर हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी में हैं। बृजलाल जी, अगर बुंदेलखंड की बात की जाए तो विकास के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा इलाका है। जब आप बसपा में थे तो आपने बुंदेलखंड को अलग से बनाने की मांग की थी, तो क्या जब आप कांग्रेस में हैं तो क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी ये मांग रखी जाएगी? देखिए, जहाँ तक बुंदेलखंड राज्य की बात को हम संज्ञान में लेते हैं तो बहुत लंबे समय से ये मांग चली आ रही है और ज़रूरत भी है, क्योंकि जब बड़ा सेक्टर हो जाता है तो विकास भी उतना ही धीमी गति से होता है। अगर ये बुंदेलखंड राज्य अलग हो जाता है तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड राज्य एक ऐसा राज्य होगा जो हर तरीके से विकास कर सकता है। आज वहाँ पर किसी भी खनिज संपदा की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो केवल एक है कि जो सरकारें आई हैं बुंदेलखंड के साथ छलावा और धोखा किया है। कांग्रेस की सरकार में एक पैकेज के नाम पर वहाँ एक बड़ी धनराशि दी गई थी जिससे काफ़ी कुछ विकास हुआ था, लेकिन आज वो पैकेज भी नहीं मिल रहा है और विकास तो दूर के दूर है, वहाँ जीना मुश्किल हो रहा है आदमी का। हर तरीके से उजड़ा और पिछड़ा हिस्सा है बुंदेलखंड। लेकिन उस बुंदेलखंड में भी आज की तारीख में प्रियंका जी की मेहनत से राजनीतिक जो फसल आ रही है वो देखते बन रही है। अभी हाल ही में हमने 27 तारीख को महोबा जैसे पिछड़े एरिया में एक कांग्रेस की रैली की, जिसकी चीफ गेस्ट आदरणीय प्रियंका जी थी। वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आए। इससे ये लग रहा है कि हम उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में हम सरकार बनाने की तरफ जा रहे हैं। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की राहें तो अलग हो चुकी है। कांग्रेस ने यूपी में भी ऐलान कर दिया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले ही लड़ेंगे। तो क्या बृजलाल जी, आपको ये लगता है कि कांग्रेस की जो एकला चलो की जो रणनीति है वो नैया पार करा पाएगी चुनाव में? हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमारा नेतृत्व अकेले चुनाव लड़ने की दम भरा है, तो कुछ ना कुछ तो तैयारी होगी और उस तैयारी के दम पे मैं कह सकता हूँ कि हम अकेले चुनाव लड़ करके उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जनादेश लेकर आएंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। अगर चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद आपको लगता है कि गठबंधन करने की आवश्यकता है तो क्या आप विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करेंगे? ये तो भविष्य के गर्त में है, अगर भविष्य जैसा बोलेगा वैसा चलना पड़ता है, लेकिन अभी से ऐसा कुछ हमारे नेता और नेतृत्व के बीच में है नहीं। प्रियंका गांधी काफ़ी ज़ोर शोर से यूपी में चुनाव प्रचार कर रही है। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी के दम पर आप चुनाव में जीत पाएंगे? प्रियंका जी एक इस मूवमेंट को हवा दे रही हैं, लेकिन लड़ाई तो हम वर्कर से लड़ेंगे, कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे तभी लड़ेंगे। हमारा कार्यकर्ता प्रियंका जी की प्रेरणा से एक ताकतवर कार्यकर्ता के रूप में उभर के इतना शक्तिशाली मूवमेंट बनाने जा रहे हैं जिसके दम पर हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। बृजलाल जी, अलग अलग राज्यों से कांग्रेस में खींचतान की खबरें हमेशा सामने आती रहती है। अभी पंजाब में क्या हुआ हम सबने देखा, राजस्थान में भी अभी हाल ही में मंत्रिमंडल फेरबदल हुआ है। तो क्या ये जो कांग्रेस में अंदरूनी कला कहे या खींचतान कहे, इसके पीछे आप क्या मुख्य वजह देखते हैं? इसकी मुख्य वजह है आदमी का स्वार्थ। जिसका स्वार्थ सिद्ध होता नज़र नहीं आता है वो पीछे होने लगता है, टांग खींचने लगता है। तो ये कोई अकेले कांग्रेस की बीमारी नहीं है, ये तो राजनीति में ऑल पार्टीज़ की है और ये ऑल पार्टीज इसके बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसा अकेली कांग्रेस नहीं है। फिर भी कांग्रेस इतने लंबे समय से उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है। आज जिस तरीके से कार्यकर्ता जंग में है, लड़ाई लड़ रहा है, ये छोटी बात नहीं है। जहाँ पर 30 सालों से 32 सालों से हम सरकार में नहीं हैं, इसके बाद भी हमारे पास लाखों कार्यकर्ता हैं, तो हम समझेंगे कि हमारी खींचतान का कोई असर नहीं पड़ने वाला पार्टी के ऊपर। पार्टी दिनों दिन काम कर रही है आगे और प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम फिर कह रहे हैं सरकार बनाने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी को आप किस तरह से देखते हैं? इस बार आम आदमी पार्टी भी काफ़ी ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है, चाहे हम देख रहे हैं उत्तराखंड में, गोवा में या पंजाब में। तो आम आदमी पार्टी की पोजीशन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो आम आदमी पार्टी हो चाहे पराई आदमी पार्टी हो, ये सब जो है वोट काटने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़मीनें तलाश रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं। कई राज्यों के चुनाव हम देख चुके हैं, वो दिल्ली में कैसे उनके हाथ लग गई है सरकार बनाने का। इसके अलावा देश के किसी राज्य में आम आदमी पार्टी का कहीं कुछ है नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस का अस्तित्व कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, जो पहले काफ़ी राज्यों में इसकी सरकार थी, अब सिर्फ जो सरकार है सिर्फ 3 राज्यों में सिमट कर रह गई है। नहीं, कांग्रेस का अस्तित्व तो बराबर बढ़ रहा है,
सरकारें 3 राज्यों में हैं, आने वाले चुनाव में 5 राज्यों में हो जाएगी, आने वाले चुनाव में 8 राज्यों में हो जाएगी। फिर से जो है कांग्रेस में ये देश हो जाएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। जिस तरह से मोदी सरकार पहले 3 कृषि कानून लेके आई, 1 साल तक उसको लेकर विरोध प्रदर्शन होता रहा और अब मोदी सरकार ने उन्हीं कानूनों को वापस ले लिया है, इस सबको आप कैसे देखते हैं और इसका चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है? देखिए, मोदी सरकार के बारे में तो जितना बोलेंगे वो कम पड़ेगा। देश को एक ऐसा पहला प्रधानमंत्री मिला है जो झूठ की खेती करता है, और जिस तरीके से वो झूठ को सत्य की तरफ ले जाता है उसके बराबर कोई और दुनिया में नहीं दिखाई देगा। जहाँ तक सवाल है कांग्रेस को ख़त्म करने का, तो ये क्या इनके और पहले वाले भी कांग्रेस को ख़त्म नहीं कर पाए हैं, तो ये क्या ख़त्म करेंगे? कांग्रेस एक ऐसा दल है जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिसने इस देश को देश की शकल सूरत दी, जिसने इस देश में सुई से लेके हवाई जहाज़ तक बना के दिया, वो कांग्रेस दल है। अब ये क्या मिटाएंगे? मिटाने में लगे हैं। एक एक करके पूरे देश की जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको बेच करके अपने लोगों को मोटा करके इस देश को ख़त्म करने की जो चाल है ये आगे आने वाले समय में बंद हो जाएगी। चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे पंजाब का चुनाव हो, चाहे अन्य राज्यों का चुनाव हो, आने वाले 24 में इन्हें अपनी खुद समझ आ जाएगी कि हमें क्या करना चाहिए। आने वाले 24 में देश में फिर कांग्रेस की सरकार होगी और कांग्रेस ही इस देश को चलाना जानती है, चला सकती है, और कोई चला नहीं सकता है। जिस तरह से अभी हमने देखा कि शीतकालीन सत्र के दौरान 12 सांसदों को निलंबित किया गया है और लगातार विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, संसद की कार्रवाई कहीं ना कहीं इस वजह से उसमें डिस्टर्बेंस हो रही है। बीजेपी की तरफ से कई आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि संसद की कार्रवाई ठीक ढंग से चले। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इस पर मेरा कहना एक ही है कि इस सरकार में, जो मोदी सरकार है, इस सरकार में कोई नियम कानून नहीं है। कोई भी बिल आता है, कानून की शक्ल जब दी जाती है तो उस पर चर्चाएँ होती हैं। इसमें ना तो कानून 3 काले कानून पास करने के टाइम पे कोई चर्चा हुई और ना ही वापस करने के टाइम पर। ये सीधे सीधे संविधान के मौलिक अधिकारों पर चोट है। ये संविधान को एक तरफ रख करके ये तानाशाही रवैया है। ये तानाशाही रवैया का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है। जहाँ तक छोटे छोटे दलों का मामला है, छोटे छोटे दल बड़े जल्दी दबाव में आकर के सरकार के सामने घुटने टेक देते हैं। एक ऐसा दल है जो कांग्रेस है, जिसके नेता राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी कभी भी घुटने टेकने वाले नहीं हैं। जब तक हैं तब तक लड़ेंगे और इस देश को बचाने में अपना 2-2 लोगों की आहुतियाँ दे चुके, तीसरी भी आहुति देने के लिए लोग तैयार हैं। बृजलाल खावरी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ AICC के सेक्रेटरी बृजलाल खावरी जी, जिन्होंने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर हमसे खास चर्चा की। कैमरामैन आकाश के साथ मैं नुपुर सक्सेना, हर्पल न्यूज़। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर्पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।